बच्चों गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार। तो देखो बच्चों, अपना चैप्टर है कौन सा? क्या क्या बताता झूठ का मतलब? जब आप किसी को देखते हो कोई सौगात, जब आप किसी को देखते हो कोई नजराना या कोई तोहफा या कोई उपहार, कोई पैसे तो वैसे तो हाँ, तो बच्चों मैं आपको समझा रहा था, बीच में कोई टेक्निकल खराबी के कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ। अब मेरी आवाज आप तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच रही होगी। तो बच्चों आपको बताया गया था, दूसरा जो है देखो आप 8 पेज नंबर 119 के ऊपर जो ये सेकंड पैरा था, क्या लिखा है इसमें? इट वॉज माई सेकंड ब्रदर, ये मेरा दूसरा वाला भाई था, या ये मेरा दूसरे नंबर का भाई था। हु वॉज सो पर्टिकुलर, जो इस बात के ऊपर पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से, अडेमेंट, अडेमेंट का मतलब बताया था आपको, अडिग, जो इस बात पर विशेष रूप से अडिग, या जो इस बात पर विशेष रूप से आमादा था, आमादा, या जो इस बात पर विशेष रूप से तुला हुआ था, या जो इस बात पर विशेष रूप से संकल्पित था। क्या? अबाउट द डिवीजन, उसको चाहिए था डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या चाहिए था? उसको डिवीजन चाहिए था, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। तो बच्चों यहां बात यह है कि उसको क्या चाहिए था? उसको सिर्फ डिवीजन चाहिए था। ध्यान दो, डिवाइड आप लोग करते हो, एक तो बच्चों डिवीजन, ध्यान देना, और एक है डिवीजन, और एक है डिवाइडेशन। अब बच्चों आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही जो है बच्चों वो आपके पास में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए पहचानने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये सही जैसा लग रहा है पर ये सही है नहीं, ये सही है, और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो क्या हो, दादागिरी से बनाया हुआ शब्द है। कैसे? जैसे आप मेरी बात सुनो, आप ऐसे भी कई बार शब्द बनाते हैं। कैसे? जैसे मैंने सोचा, ध्यान देना बच्चों। अब एक लड़का जो नया नया है, अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता है, तो वो कहता है सर मैंने थोटा। क्या बोलता है वो? मैंने ये थोटा। थॉट यानी क्या होता है? विचार करना, थिंक, थॉट। तो बच्चों थॉट तो ठीक है, लेकिन आपने क्या सोचना, सोचा, हिंदी में की मात्रा लगाते हैं, आकारांत करते हैं उसको, तो आपने थॉट का कर दिया मैंने थोटा। तो ये तो हिंदी की तर्ज के ऊपर किया गया काम है, परंतु ये शुद्ध थोड़ी है। उसी प्रकार से बच्चों डिवाइड, आपको तो एक आदत पड़ी है, क्या? कोई भी शब्द के अंत में TION जोड़ करके उसका नाउन बनाते हो। जैसे एजुकेट, एजुकेशन, डिवाइड, डिवाइडेशन, परंतु ये वास्तव में क्या है? गलत है। डिवाइड का नाउन डिवाइडेशन नहीं होता, डिवीजन होता है। क्लियर हो गया बच्चों? डिवीजन होता है, ध्यान दो। और ये जो दोनों ये शब्द है बच्चों, ये कौन सी श्रेणी में गिना जाता है? इसको कहते हैं स्लैंग इंग्लिश। स्लैंग इंग्लिश बच्चों वो लोग जो गंवारू अंग्रेजी है ना, कहने को तो गंवारू माने गांव के लोग बोलते हैं, लेकिन गांव के बहुत शुद्ध बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं। और जो
अशुद्ध है वो तो शहर के बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ पढ़ा करके आते हैं, फिर उनको पता ही नहीं रहता है आई गो और शी गो, आई गो और शी गो। तो ये बात है। आई एम एग्री, क्या ये आई एम एग्री होता है क्या? आई एग्री होता है उसको, आई एम एग्री यू आर एग्री, आई एम एग्री यू आर एग्री। तो इस तरीके की बच्चे ये जो इंग्लिश है ना, ये क्या फेल कराने वाली इंग्लिश है। बोलना तो ठीक है, लेकिन अच्छी अंग्रेजी वो होती है जो कागज पर लिखने पर भी शुद्ध दिखाई दे। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है। और कम से कम आप तो क्या है कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश यानी जो मानक अंग्रेजी है, जो मान्यता प्राप्त है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। वो कौन सिखाएगा आपको? वो आपको मैं सिखाऊंगा, तो सिखा ही रहा हूं। तो बच्चों आप देखो, ही वॉन्टेड इट का मतलब ही वॉन्टेड टू डू इट, वो इसे करना चाहता था। क्या? वो बंटवारा करना चाहता था, वो बंटवारा करवाना चाहता था। ही वॉन्टेड इट टू बी डन, या ही वॉन्टेड टू डू इट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट का मतलब बताया था किसी भी कीमत पर वो इस काम को करना चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, ध्यान दो बच्चों, आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर। अब आप ये कहोगे सर इसमें तो समझा नहीं, सर कुछ नहीं है, हमारे सब समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर आपके सब कुछ समझ में आ रहा होता तो फिर मुझे इसको बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। यानी मैं ये दावे कह सकता हूं कि इस सेंटेंस में कुछ है जो आपके समझ में नहीं आ रहा, दैट यू कांट अंडरस्टैंड, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों वो क्या है? देखो ये है कि आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर। सेंटेंस का सौंदर्य देखो, आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर। अब बच्चों आप बताओ सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेंस बोलो कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल हुआ। अब आपको रीडिंग भी आ रहा है इसमें, तो कंटिन्यूस भी हुआ। ये कंटिन्यूस नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और वर्ब के ठीक बाद जो शब्द आता है बच्चों वह ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है? बताओ, क्या एक सेंटेंस में एक साथ दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग नहीं हो सकता? हो सकता है। तो बच्चों एक तो देखो इसमें क्या लिखा है, द लेटर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो और दूसरा क्या है? ये बच्चों रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग है इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? पढ़ना। इसका मतलब पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब बच्चों समाप्त करना नहीं है। इसका मतलब है मैंने समाप्त किया, इसमें आएगा, लेकिन इसमें ना, ऐसा कैसा बोलेगा? ये तो खास बात। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ा जाता है और उसका अनुवाद करने पर उसके अंत में ना वैसा का वैसा ध्वनित होता है, दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की वह फॉर्म जो होती है बच्चों, इज नोन एज ए जिरंड, उसे आप जिरंड कहते हैं। एंड ए जिरंड इज नॉट ए वर्ब, एक जिरंड वर्ब नहीं होता है, हालांकि ये वर्ब से बनता है। हालांकि ये देखने में रूप रंग में वर्ब की तरह दिखाई देता है, बट इट्स ए नाउन इक्विवेलेंट। ये नाउन इक्विवेलेंट है बच्चों। जरा देखो, आई फिनिश्ड, यानी मैंने समाप्त किया। क्या? पढ़ना। मैंने पढ़ना समाप्त किया। मैंने क्या समाप्त किया? पढ़ना समाप्त किया। मैंने क्या समाप्त किया? तो ये क्या का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। क्या का जवाब है ना? तो बच्चों ये है, ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरा देखो, मैंने पढ़ना समाप्त किया, तो मैंने क्या पढ़ना समाप्त किया या किसको पढ़ना समाप्त किया? तो क्या आ रहा है? द लेटर आ रहा है। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें आप देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट हैं। इसमें क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं। तो यह है कि आई फिनिश रीडिंग द लेटर, अर्थात मैंने पत्र को पढ़ना समाप्त किया। तो ये बच्चों इस प्रकार की जो फॉर्म होती है, यही तो जिरंड कहलाती है। क्या कहलाती है? जिरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिरंड का मतलब होता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक बात तो है ये, लेकिन दूसरी बात यह है कि उसका हिंदी अर्थ करने पर ना आना चाहिए। तीसरी बात, उसका प्रयोग बच्चों वर्ब के स्थान पर नहीं होगा। कहां होगा? सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर होगा। यानी उसका प्रयोग वहां होगा जहां जहां किसी नाउन का प्रयोग होना संभाव्य है। जहां जहां किसी भी नाउन का प्रयोग होना संभाव्य है। अब बच्चों अपनी बात को आइए बढ़ाता हूं। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, अर्थात मैंने खत को पढ़ना खत्म किया।
मैंने खत को पढ़ना खत्म किया, माने मैंने पत्र को पढ़ना समाप्त किया। किसका पत्र था? ये कोई ऐसे वैसे का पत्र नहीं था। इट वॉज अ लेटर फ्रॉम द ऑथर्स एल्डर ब्रदर। ये उसके एल्डर ब्रदर का पत्र था, जो कि बहुत कम आता था, आता नहीं था, और जब आता था तो फिर कुछ न कुछ पैगाम लेके आता था। ए कॉल्ड स्वेट। ध्यान दो बच्चों, स्वीट स्वेट, स्वीट स्वेट का फर्क समझो आप। एक तो होता है बच्चों, देखो SWEET, ये तो बच्चों है स्वीट। स्वीट यानी क्या होता है बताओ? SWEET स्वीट यानी क्या होता है? मिष्ठान, मिठाई वगैरह को मिष्ठान को आप स्वीट कहते हैं, यानी आओ स्वीट्स। एक है बच्चों स्वेट, ये देखो SWEAT, इसका उच्चारण वे है, वे अंतर है उच्चारण में, देखो स्वीट स्वेट। तो स्वेट क्या होता है बच्चों? जैसे आप किसको पहनते ही, जैसे आपने स्वेटर पहन लिया तो क्या जाएगा? स्वेट आ जाएगा। स्वेट यानी पसीना, तो जो पसीना लाए दैट इज स्वेटर। तो बच्चों यहां पर क्या है? कोल्ड स्वेट का मतलब ठंडा पसीना, ठंडा पसीऊ आ गया। ड्रेंच्ड यानी भिगो दिया, मी यानी मुझे। यह लिखा है कोल्ड स्वेट। अब बच्चों ए और लगा हुआ है, मजे की बात देखो आप, एक ठंडा पसीना। अब क्या एक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो बच्चों ए कोल्ड स्वेट जो है ना, यहां पर इसको क्या माना गया है? इसको बच्चों काउंटेबल माना गया है, इसीलिए इसके ये का प्रयोग हुआ है। बाकी तो आप जानते हैं वाटर तो होता ही नहीं है। तो यार ए कोल्ड स्वेट, इसका मतलब क्या हुआ? एक का मतलब एक नहीं बोलते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, ऐसे थोड़ी कहते हैं मैं एक अध्यापक हूं। सबको पता है एक ही हूं, दो तो मैं हो भी नहीं सकता हूं। एनी हाउ, तो बच्चों ये ए है। ए कोल्ड स्वेट ड्रेंच्ड मी का मतलब ठंडे पसीने ने मुझे भिगो दिया, या यूं कहो कि मैं ठंडे पसीने से क्या हो गया? तर हो गया। मैं ठंडे पसीने से तर हो गया, माथे पे पसीना है, माथे पसीना आ गया। आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने महसूस किया कैसा? असहाय। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो, तो बच्चों वो असहाय महसूस करता है अपने आप को। तो आई फेल्ट हेल्पलेस, मैंने असहाय महसूस किया। और फैंड, और मैंने ऐसे महसूस किया जैसे मेरे सब मर गए। और क्या होता है बच्चों, आप जानते हो कई बार आदमी क्या करता है, अपने गोडों में सर रख करके बैठ जाता है। तो हम कहते हैं भाई क्या चक्कर है, क्योंकि इसका मतलब तो है कि सारे मर गए क्या तेरे? तो और फैन का मतलब होता अनाथ हो जाना, यतीम हो जाना। मैंने अपने आप को असहाय और अनाथ जैसा महसूस किया। मैंने अपने आप को असहाय तथा निर्वलंब, बेसहारा या बेपनाह या यतीम जैसा मैंने महसूस किया। मुझे लगा मेरे लिए सारी दुनिया क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। साकेत के अंदर एक पंक्ति आती है जिसमें भगवान रामचंद्र भरत से पूछते हैं, भरत भद्र अब कहो विपशित अपना। हे भरत भद्र, अब तुम्हारा क्या आशय है जो बताओ, तुम आए हो मुझे लेने तो बताओ। हे भरत भद्र अब कहो विपशित अपना। तो ये सब सुनकर भंग हुआ ज्यों सपना। तो भरत का जवाब था कि अब कौन अविपशित और आर्य वह किसका? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो यहां भी बच्चों क्या है कि आपके जो लेखक महोदय हैं उनको लग रहा है कि उनका संसार नष्ट हो गया है, क्योंकि उनका घर भ्रष्ट हो गया है। जिसका घर भ्रष्ट हो जाए उसकी दुनिया क्या हो जाती है? उसका संसार नष्ट हो जाता है। जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया उसका संसार जो है नष्ट हो गया। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो यहां भी समस्या कुछ ऐसी है बच्चों, मिलती जुलती समस्या है। तो बताया गया कि मैंने ऐसा महसूस किया, सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर। सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर का मतलब एक प्रकार की निराशा के भाव ने, ए काइंड ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ क्या? डिस्पेयर माने होता है ए सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक प्रकार की निराशा ने, ए सॉर्ट ऑफ होपलेसनेस, होपलेसनेस, एक प्रकार की निराशा ने हॉन्टेड मी। इसका मतलब क्या हुआ? हॉन्टेड मी का मतलब एक प्रकार की निराशा ने मुझे घेर लिया। हॉन्ट क्या होता है बच्चों? जैसे भूत वगैरह नहीं होते क्या? तो जैसे हम कहते हैं फलाने मकाने में जाना, क्योंकि रात को 12 बजे इसमें क्या होता है? भूतों का दौरा होता है। तो जहां पर बच्चों प्रेतात्माओं का दौरा होता है, इस प्रकार को हम बोलते हैं हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। दिस बिल्डिंग इज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या खंडहर है? ताला लगा हुआ, कई सालों से कोई रहता नहीं है। तो दिस बिल्डिंग
ये जो बिल्डिंग बच्चों हैं ये क्या है? इट इज हाउंटेड बाई स्पिरिट्स। तो स्पिरिट SIPI यानी आत्माएं, प्रेतात्माएं, भूतात्माएं वगैरह वगैरह क्या है इसके अंदर आती रहती हैं। तो सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हाउंटेड मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, अर्थात काफी लंबे समय तक, ए सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हाउंटेड मी, अर्थात काफी लंबे समय तक एक प्रकार की निराशा के भूत ने, या भूत शब्द इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आगे हाउंटेड आ रहा है, इसलिए मुझे निराशा को क्या है, निराशा को कौन सा मेटाफर देना पड़ा? भूत का देना पड़ा। तो एक प्रकार की निराशा के भूत ने काफी लंबे समय तक मुझे क्या कर लिया बच्चों? एक प्रकार की निराशा के भूत ने काफी लंबे समय तक मुझे चारों तरफ से घेर लिया। एक प्रकार की निराशा के भूत ने काफी लंबे समय तक जो है मुझे घेर लिया। क्वाइट माने क्या होता है? कंप्लीटली, पूर्णतः, रिलेंटलेसली, है ना, क्वाइट रिलेंटलेसली, इसका मतलब होता है बच्चों पूर्णतः, मर्सीलेस, दयाहीन होकर के, पूर्णतः दयाहीन होकर के। आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे, मैंने कोशिश की उनको भगाने की। किनको? हो निराशा के भूत जिन्होंने मेरे मनोमस्तिष्क में डेरा डाल लिया था, वो निराशा के भूत प्रेत जिन्होंने मेरे मनोमस्तिष्क में डेरा डाल लिया था। तो मैंने पूरी कोशिश की। इसका मतलब होता है जो क्वाइट रिलेंटलेसली का मतलब होता है कंप्लीटली, मर्सीलेसली, अर्थात पूरी तरह से दयाहीन होकर के। आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे, अर्थात मैंने उनको दूर भगाने का प्रयास किया। यॉनिंग, यॉन माने होता है बच्चों उबाशी लेना, जमाई लेना। यॉनिंग माने उबाशियां लेते हुए, हेल्पलेसली इन ए चेयर, बच्चों आर्म चेयर होती है, तो आप बोलते हो प्लीज टेक दिस आर्म चेयर टू सिट इन, आर्म चेयर है तो, अगर स्टूल है तो प्लीज टेक दिस स्टूल टू सिट ऑन। तो बच्चों स्टूल के ऊपर बैठते हैं आप, आर्म चेयर में बैठते हैं आप, और डेस्क या टेबल है तो एट, क्या बोलते हो? एट द डेस्क और एट द टेबल। तो एक आराम कुर्सी के अंदर बच्चों बैठे हुए, उबाशियां लेते हुए, मैंने क्या किया? पूरी तरह से दयाहीन होकर के मैंने उन भूतों को, उन निराशा के भूतों को मैंने अपने मनोमस्तिष्क से दूर भगाने की क्या की? कोशिश की। ये बच्चों क्या है? ये लेखक महोदय के मन का अंतर्द्वंद है। ये है बच्चों इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट अर्थात बच्चों एक तरह का अंतर्द्वंद है जो लेखक के मन में चल रहा है। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। आ गई ये बात समझ में कि नहीं आई है? समझ में क्यों नहीं आई? जो बात बच्चों समझने लायक थी वो तो समझा दी गई है। आगे वाला पैराग्राफ देखो, इन द इवनिंग, यहां बच्चे काम की बात है जो आपको समझनी होगी। आपको कहना पड़ता है बच्चों जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या बोला? इन द मॉर्निंग।
इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग। ठीक है। लेकिन बच्चों आइए देखो, रात में अगर कोई काम होता है तो बच्चों इन द नाइट नहीं बोलते आप, क्या बोलते हो? एट नाइट बोलते हो। जैसे आई स्टडी एट नाइट, क्या बोला बच्चों? आई स्टडी एट नाइट का प्रयोग होता है, इन द नाइट का नहीं करते हो। तो नाइट हुआ, मिड नाइट हुआ, ध्यान दो, नाइट हुआ, मिड नाइट हुआ, और दिन के 12 बजे हैं तो क्या होगा? NOON, नून हुआ। तो इनके पहले बच्चों इनका प्रयोग नहीं, एट का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान दो। एट नाइट होता है, एट नून होता है, और आफ्टरनून है तो इन द आफ्टरनून चल जाएगा, लेकिन नून है तो एट नून होगा। एट मिडनाइट है। उसी तरीके से सवेरा हो रहा है, सवेरा हो रहा है तो बच्चों क्या बोलोगे? एट डॉन। ये देखो DAWN, डॉन। डॉन का उल्टा होता है डस्क, गोधूली। ठीक है, गोधूली होती है, उसको डस्क बोलते हैं आप, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ शब्द विशेष होते हैं जिनके साथ एट आता है, एंड देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर वर्ड्स, और ऐसे भी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके पहले आपको एट नहीं बल्कि इनका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे इन द इवनिंग, यानी शाम को, व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ, जब मैंने अपनी पत्नी को बताया किसके बारे में? अबाउट द पार्टीशन। ध्यान दो, पार्टीशन और डिवीजन दोनों का मतलब एक ही होता है, बंटवारा। क्या होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था, विभाजन की त्रासदी, बहुत समस्याएं आई थी, शरणार्थी इधर आए थे, इधर इधर से उधर भी गए थे, कई फिल्में बन गई, कई उपन्यास लिख दिए गए, है ना। किसके ऊपर? विभाजन की त्रासदी के ऊपर। तो बच्चों यहां पर बताया गया है कि इन द इवनिंग, यानी शाम को, व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ, जब मैंने बताया अपनी पत्नी को। शाम को जब मैंने बताया किसको? अपनी पत्नी को। किसके बारे में? अबाउट द पार्टीशन। की साहब घर में क्या होगा? घर में तो बंटवारा होगा, घर में न्यारे दूरे होंगे हम। तो ऐसे में क्या मैंने अपनी पत्नी को बताया? दैट वॉज टू टेक प्लेस। When I told my wife about the partition, that was to take place. That was to take place, and that was to happen. जो होने वाला था, यानी शाम के समय, रात के समय, शाम के समय, रात तो नहीं हुई अभी, केवल शाम हुई है। शाम के समय जब मैंने अपनी पत्नी को बताया किसके बारे में? about the partition that was going to take place, जो होने वाला था। जब मैंने अपनी पत्नी को उस पार्टीशन या उस डिवीजन के बारे में बताया जो होने वाला था, तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि पत्नी को बड़ा दुख होगा, बात सुनकर के उनको धक्का लगेगा, उनको सदमा लगेगा, परंतु उनको धक्का नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे वो इस काम के लिए युगों से इंतजार कर रही थी, 100 साल पहले। ठीक है, युगों युगों से क्या था? इंतजार था उसको। किस बात का? कि कब अलग हो और कब अपनी पाती का सामान सट्टे अपने आए, अपन अलग से अपनी जिंदगी जी। तो जब मैंने उसको कहा तो मुझे ये आशा थी कि उसको बड़ा दुख होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने मुझे कहा कब? मैंने कहा कुछ दिनों में। तो कहा ठीक है, जल्दी से जल्दी करो इस काम को। देखो आप, आई फाउंड हर टोटली, आई फाउंड हर, अर्थात मैंने पाया उसको। टोटली यानी क्या होता है? कंप्लीटली। मैंने उसको पाया पूर्णतः, अनपर्टर्ब्ड यानी अनडिस्टर्ब्ड, अर्थात मैंने उसको बिल्कुल भी, मैंने क्या किया? बिना व्याकुलता की मैंने उसको पाया, अर्थात आई फाउंड हर टोटली अनपर्टर्ब्ड, अर्थात मैंने उसको पूरी तरह शांत पाया। जब मैंने उनको ये खबर सुनाई तो ये तो सदमा लगने वाली खबर थी, दिल टूटने वाली खबर थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शी रिमेंड अनपर्टर्ब्ड, शी रिमेंड अनडिस्टर्ब्ड। इस बात से वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, और उसको ऐसा लगा जैसे शी वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसके लिए वो पहले से मानसिक रूप से तैयार थी। शी जस्ट आस्क्ड मी। जस्ट का मतलब होता है बच्चों ओनली। आपको भी साहब जस्ट तो तत्काल होता है, होता है, लेकिन बच्चों अपन कई बार ये भी तो कहते हैं जस्ट ए मिनट, सिर्फ 1 मिनट। तो जस्ट मानी बच्चों सिर्फ भी होता है, तत्काल भी होता है। क्लियर है? तो यहां क्या लिखा? शी जस्ट आस्क्ड मी, यानी शी ओनली आस्क्ड मी। उसने फकत मुझसे इतना पूछा। क्या पूछा? वैन, कब?
एज इफ मानो शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, एज इफ मानो शी वर ऑल प्रिपेयर्ड, या वाज की जगह बच्चों अगर वर का प्रयोग करें तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में एज इफ होता है उसमें सब्जंक्टिव मूड होता है, सब्जंक्टिव मूड झलकता है। ऐसे में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना ज्यादा सही माना जाता है। जैसे शी टॉक्स टू मी एज इफ शी वर माई बॉस, ही वॉक्स एज इफ ही वर ए लैम, वो ऐसे चलता है मानो कोई लंगड़ा हो। लंगड़ा तो गलत बोला, दिव्यांग हो, क्योंकि लंगड़ा शब्द अगर बोलेंगे बच्चों हम तो क्या हो जाएगा, ये एक अपराध कारित हो जाएगा, क्योंकि उनको एक नया नाम प्रदान किया जा चुका है। अब हम उनको लंगड़े लूले कह के उनकी क्या नहीं कर सकते, हम मजाक नहीं कर सकते, और हमको बोलना चाहिए दिव्यांग। क्या बोलना चाहिए, हमको दिव्यांग बोलना चाहिए। तो शी ओनली आस्क्ड मी, अर्थात उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, व्हेन, कब, एज इफ शी वाज ऑल प्रिपेयर्ड, मानो कि वह पूर्णतः तैयार थी, एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, और इस घटना के घटित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। मानो कि वो बहुत पहले से इस काम के लिए तैयार थी। शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड शी वॉज ओनली वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, अर्थात वह इस घटना के कारित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह इस घटना के कारित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। ध्यान दो बच्चों, वेट के बाद हमेशा फोर आता है। आप लोग क्या करते हो, आई एम वेटिंग ऑफ हर, मैं उसका वेट कर रहा हूं, तो बच्चों ऑफ थोड़ी आएगा, क्या आएगा, उसका। और का को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑफ ही बोलते हैं। तो बच्चा हिंदी के तर्ज के हिसाब से क्या करता है, आई एम वेटिंग ऑफ हर, जबकि बोलना क्या चाहिए, आई एम वेटिंग फॉर हर। वेट एक ऐसी वर्ब है बच्चों जिसके बाद आपको फॉर का प्रयोग करना चाहिए या इन का करना चाहिए। ये शी इज वेटिंग इन द रूम, ये ठीक है, वेट इन होता है, वेट फॉर भी होता है, लेकिन वेट ऑफ कभी नहीं होता है। उसी तरीके से प्रिपेयर, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम, गलत, शुद्ध क्या, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम, मैं आगामी परीक्षाओं की क्या कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, अर्थात मैं आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। तो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ, आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, शी ओनली आस्क्ड मी, उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, व्हेन, कब, एज इफ मानो शी वर ऑल प्रिपेयर्ड, मानो वह पहले से तैयार थी, एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, और वह इस घटना के कारित होने का इंतजार कर रही थी। इन ए वीक्स टाइम, इन ए वीक्स टाइम का मतलब इन द टाइम ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के भीतर भीतर, एक सप्ताह है, जानते हो बच्चों सप्ताह क्या होता है, वैसे तो आपको ये आना चाहिए। देखो बच्चों, ये सप्त प्लस अह, इस अह शब्द का मतलब होता है बच्चों डे, डे माने क्या होता है, दिन। इसीलिए कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए रविवार के दिन छुट्टी रहती है। अरे बच्चों, रविवार को छुट्टी रहती है, क्योंकि रविवार, वार का मतलब तो दिन होता है, फिर आप वार भी बोल रहे हो और दिन भी बोल रहे हो, तो गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं। इसलिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए आप रविवार के दिन छुट्टी रहती है, ऐसे कहना चाहिए रविवार को छुट्टी रहती है। बात समझ में आ गई। सप्ताह यानी 7 होता है, अह मानी क्या होता है, अह मानी दिन होता है, तो सप्ताह हो गया। तो इन ए वीक्स टाइम, अर्थात एक सप्ताह के भीतर भीतर, मैंने कहा, विद इन ए वीक, विद इन ए वीक का मतलब होता है एक सप्ताह के भीतर भीतर, आई सेड, मैंने कहा, इन बेड। अब बच्चों यहां इन बेड आ रहा है या इन द बेड नहीं आ रहा है, यह भी एक फर्क वाली बात है। जब बिस्तर पर बच्चों आप प्राइमरी पर्पज से जाते हो, प्राइमरी पर्पज क्या होता है, बिस्तर का काम क्या है, सोना। बिस्तर क्यों बनाया है, सोने के लिए। यदि आप बिस्तर पर सोने के लिए जाओगे तो इन बेड आएगा, लेकिन अगर आप बिस्तर पर किसी सेकेंडरी पर्पज से, किसी अन्य उद्देश्य से जाओगे तो फिर क्या आएगा, द। कैसे कैसे, आपका सवाल ये बन सकता है कि सर बिस्तर पर तो सारे ही सोने ही जाते हैं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन बच्चों एक सेंटेंस है, शशि वालों ने पूछा था, द थीफ वेंट टू द बेड, चोर बिस्तर पर गया। जाहिर सी बात है सोने नहीं गया होगा। चोर तुम्हारे बिस्तर पर गया तो सोने नहीं गया होगा, चोरी करने गया होगा। कोई मैडम का गहना वगैरह पड़ा हो तकिए के नीचे, तो उसको चुराने गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि बिस्तर पर जब आप सेकेंडरी पर्पज से जाते हो तो आएगा, लेकिन प्राइमरी पर्पज से जाते हो तो नहीं आएगा। स्कूल में अगर आप पढ़ने जाते हो, प्राइमरी पर्पज तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पापा स्कूल में फीस जमा कराने जाते हैं, हेडमास्टर से मिलने जाते हैं, या कोई एसएमसी की मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं, या किसी अन्य उद्देश्य से जाते हैं, तो दैट जरूर आएगा। क्योंकि स्कूल तुम्हारे पापा के लिए सिर्फ एक बिल्डिंग है, लेकिन स्कूल तुम्हारे लिए विद्या मंदिर है। अस्पताल में अगर पेशेंट जाता है तो दैट नहीं आएगा,
लेकिन कोई अन्य उद्देश्य से हॉस्पिटल जाता है तो फिर आएगा। मंदिर में यदि आप पूजा करने जाते हो तो द टेम्पल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी अन्य उद्देश्य से जाते हो, जैसे आप मंदिर की छत टूट गई और आप हो कारीगर जी जरा चल रहा हमारे जो मंदिर की छत टूट गई, इसको सही इसकी रिपेयरिंग कर देना, तो बताइए आप क्या है? आप तो मंदिर पे चढ़ोगे, जूते वूते पहन के भी चढ़ जाओगे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिर आप तो दही लगाओ, उस पर तो दही लगेगा। आगे बात समझ। ऐसी बच्चों बहुत सारी बातें हैं। समंदर के ऊपर यदि कोई जाता है, ही वेंट टू सी, वो समंदर में गया किस लिए? मछुआरा बनने। ही वेंट टू द सी, वो समंदर पर गया किस लिए? सिर्फ घूमने फिरने मजे लेने। तो अगर आपने द नहीं लगाया तो इसका मतलब यह हुआ कि आप समुद्र पर अपना कैरियर बनाने के लिए गए। और समुद्र पे कोई आदमी अपना कैरियर कैसे बनाता है? मछुआरा बनता है। ही बिकम्स ए फिशरमैन, फिशरमैन बनता है। तो इन बेड का मतलब बच्चों, अब देखो शाम के समय तो पत्नी ने पूछा था कि कब? तो मैंने कहा भाई 1 सप्ताह के भीतर। अब वो तो खुश हो गई। अब समय आया शाम का तो निकल गया, अब तो रात गया। तो इन बेड यानी रात बिस्तर में, दैट नाइट यानी उस रात जब बिस्तर में हम क्या है सो रहे थे, तो माई वाइफ आस्क्ड मी, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा। क्या पूछा? ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी सभी प्रकार के सवालात। समझ गए क्या? यानी रात को बिस्तर में, इन बेड दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट यानी उस रात बिस्तर में क्या हुआ? हम बोलते हैं बच्चों बिस्तर पर, हिंदी में क्या बोलते हैं? बिस्तर पर। अंग्रेजी में बोलते हैं बिस्तर में। जैसे मैंने आपको कहा शी स्लीपिंग इन बेड आएगा या ऑन बेड आएगा? तो बच्चों इन आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। हिंदी में तो क्या अपन बिस्तर पर, लेकिन अंग्रेजी में इन बेड होता है, ऑन बेड नहीं होता है। जैसे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा हुआ है, अब आपने क्या बोला? द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। ध्यान दो बच्चों, ऑन द ट्री नहीं हो, इन द ट्री है। क्योंकि पक्षी जो है ना पेड़ में बैठा हुआ, कहीं पेड़ के टोरके के ऊपर नहीं बैठा हुआ, हो कहीं न कहीं डाली वाली के अंदर कोई पत्तों में थोड़ा छिपा हुआ तो है ना, इसलिए इसका प्रयोग ऐसे करते हैं। तो इन बेड दैट नाइट, अर्थात उस रात को बिस्तर में, माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछे तमाम प्रकार के सवालात। व्हाट वुड बी अवर शेयर, वो जानना चाहती थी। शी वाज ईगर टू नो, वो इस बात को जानना चाहती थी दैट व्हाट अवर शेयर वुड बी, यानी हमारा शेयर यानी हमारी पाती, हमारा बट कितना होगा। वो ये जानना चाहती थी कि हमारा बट, शेयर का मतलब क्या होता है? हमारा बट कितना होगा। एंड हाउ मच वुड इट, एंड हाउ मच वुड इट फैच, और इससे हमको कितना पैसा मिलेगा। अस यानी हमें, ऑन सेलिंग इट यानी इसको बेचने पर। जैसे मान लो हमारी 3 बीघा जमीन पाती आ गई, तो 3 बीघा जमीन को बेच करके हमको कितना पैसा मिल जाएगा। तो फैच यानी क्या होता है बच्चों? फैच का मतलब बच्चों 2 बातें हैं। एक तो फैच का मतलब होता है जाकर लाना। जैसे मैं आपको कहता हूं गो एंड फेच ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो गो कटेगा बच्चों, एंड भी कटेगा, क्योंकि फेच का मतलब ही होता है गो एंड ब्रिंग। तो फेच ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी ये शुद्ध है, लेकिन गो एंड फेच ये गलत है। आपको कहना चाहिए गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। एक बात समझ में आ गई? तो फेच का मतलब होता है गो एंड ब्रिंग। एक बच्चों फेच यानी होता है दिलाना। कैसे? जैसे मान लो आप यहां बहुत सारी चीजें बनाते हो और उनको ले जाकर विदेश में बेचते हो, तो वो चीजें आपको उसके बदले बहुत सारा पैसा दिलाती है। तो आप क्या कहते हो कि ये सब चीजें क्या करती है? हमें बहुत सारा पैसा क्या करवाती है? फैच करवाती है। फैच का मतलब पैसा दिलवाती है। तो समझ गए फैच का मतलब क्या है? ऐसा मतलब होता है फैच का। तो ये बताया गया कि एंड हाउ मच वुड इट फैच अस ऑन सेलिंग इट, और इसको बेचने पर किसको? हमारा शेयर, हमारी पांती, हमारा बट, हमारा हिस्सा जो आएगा, उसे बेचने पर जो है बच्चों कितना जो है हमको पैसा ये दिलवाएगा, ये सोच रही थी वो। और क्या सोच रही थी? आई शेड नथिंग फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब क्या होता है? फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। आई शेड नथिंग फॉर ए वाइल, अर्थात एक क्षण के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, परंतु आप जानते हो नारियां हटी होती हैं, तो उस हटी नारी को संतुष्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर का मतलब होता है परंतु उसको संतुष्ट करने के लिए, त्रिया तेल हमीर हट चढ़ेंदु जी बार। तो बच्चों ये जो क्या है कि जो नारियां आई कैसी होती है? बहुत हटी होती है। तो आई शेड नथिंग फॉर ए वाइल, अर्थात एक मोमेंट के लिए, क्षण के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, परंतु उसको संतुष्ट करने के लिए, एट लास्ट माने अंततः है, आई इसमें नहीं है, अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, आई गेस्ड दैट, अर्थात मैंने ये अनुमान लगाया कि, आई गेस्ड दैट अर्थात मैंने ये अनुमान लगाया कि इट शुड बी ऑफ नहीं है, अपनी तरफ से बोल रहा हूं, इट शुड बी ऑफ
अराउंड 20,000 रुपीज। मैंने अनुमान लगाया कि इट शुड बी मानी इसको होना चाहिए ऑफ यानी का अराउंड यानी लगभग अबाउट 20,000 रुपीज, अर्थात इसे लगभग 20,000 रुपए का होना चाहिए। एट लास्ट अंत तो गत्वा आई गेस्ड दैट, अर्थात मैंने अनुमान लगाया कि इट शुड बी ऑफ अराउंड 20,000 रुपीज, कि इसे लगभग क्या होना चाहिए, इसे लगभग 20,000 रुपए का होना चाहिए। किसको? वो जो घर की जमी जायदाद हमारे पाती आएगी, जो जमी धोरा हमारे पाती आएगा, तो उसकी कीमत लगभग जो है बाजार में 20,000 रुपये होगी, ऐसा मैंने मन में विचार किया। शीख और मैंने उसको कहा, उसको संतुष्ट करने के लिए कहा। अब क्या हुआ, वो और पास आ गई, उसको मजा आ गया कि अपने को 20,000 आएंगे। तो शी केम क्लोजर टू मी, वो मेरे और करीब आ गई एंड सेड, और बोली, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, हमें गांव में जमीन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई और तुम्हारी भौजाई जिन्होंने तुमको पाल पोष करके बड़ा किया है, अगर उनकी दुर्गति होती है तो होए, अपने में क्या मतलब है, अपन तो आराम से मजे से रहेंगे यहाँ, है ना। तो यहाँ बताया कि वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, अर्थात गांव में हमें जमीन की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। व्हाट शैल वी डू विद इट, हम इसका क्या करेंगे। व्हाट शैल वी डू विद इट, अर्थात इस गांव की जमीन का हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम इसका क्या करेंगे, लेट अस सेल इट, क्यों ना हम इसे बेच दें, एंड टेक द मनी, और उसके पैसे ले लें। रिमेंबर, याद रखो, व्हेन यू सेल इट, जब तुम इसको बेचो, हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000, पूरे 20,000 ला करके मेरी हथेली में रख देना। ऐसी घरवाली थी वो, खतरनाक घरवाली, और वो कह रही थी कुछ नहीं, याद रखना, जब तुम इसको बेचो तो पूरे 20,000 मेरे पास आ जाने चाहिए। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं इसका किफायती पूर्ण इस्तेमाल करूंगी, मैं इसका उचित इस्तेमाल करूंगी। क्यों, वी नीड ए फ्रिज, हमको एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, फ्रिज लाऊंगी। यू नो, तुम जानते हो, समर इज अप्रोचिंग, गर्मियां आ रही हैं। यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग ए बाईसाइकिल, और तुम साइकिल जो है साइकिल के पेडल मारते मारते ऑफिस जाते हो, अच्छा नहीं लगता है। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होना चाहिए। एंड द रेस्ट, और जो बाकी पैसे बचेंगे, वी विल पुट इन ए बैंक, हम उसको बैंक में रखेंगे। देयर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, गांव में जमीन रखने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, यानी जमीन, गांव में जमीन रखने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज आस्किंग ए सेंट ऑफ हिज कास्ट, संत से उसकी जाति पूछना जो है कोई उसका कोई फायदा नहीं है। तो वी कांट लुक आफ्टर इट, गांव में हम जमीन है भी तो उसकी देखभाल भी तो हम नहीं कर सकते हैं। एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ अवर लैंड, और हमारी जमीन से जो दूसरे लोग हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे छोटे भाई हैं, ये फायदा उठाते हैं। क्यों फायदा उठाए दूसरे लोग हमारी जमीन से, हमारी जमीन का फायदा तो हम खुद ही उठाएंगे। तो इस क्रम में बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।